नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरा के लोगों को संबोधित किया है। इसके साथ ही अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। जनता के लिए, कौम डेमोक्रेसी के लिए अगर मुझे कानून भी बदलना पड़े तो मैं उन कौम के लिए कानून बदल दूंगा जिनकी 50 साल पहले कौम नाम के लिए जमीन चलेगी, वो सड़कों पर आ गए। अभी मैं किसी योजना की घोषणा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आज आचार संहिता लगी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए हमें उनके घर बसाने के लिए अगर कहीं कानून बदलने की जरूरत होगी तो हम नियमों के अनुसार उन कानूनों को बदलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसकी देन है? यह हमारी देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10 साल से कोई काम नहीं चल रहा था। मैंने मार्च में इस काम की शुरुआत करवाई, कहा कि शिलान्यास करना है। पता लगा कि 10 साल पहले इसका शिलान्यास हो चुका है। मैंने कहा शिलान्यास नहीं, आप काम शुरू करिए। मैं शिक्षा, मेरे उस समय की प्रेस कटिंग देख लेना, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला, कहा कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं हो रही। मैंने तुरंत प्रभाव से जितने भी फॉरेस्ट क्लियरेंस थी देहरा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाई। हिमाचल में 3 दिन विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रचार के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। मुख्यमंत्री की पत्नी को देहरा से चुनाव लड़वाने को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात भी कही जा रही है। अब इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है और बीजेपी के बयानबाजी को निराधार करार दिया है। कि नेहरू जी हमारे एक हिमाचल प्रदेश के बड़े प्रमुख और जाने माने हस्ती हरनोट जी, जो किताबें भी लिखते हैं और उनकी विशेष रुचि इसी में रही है, इन्होंने आज मुझे इस मेले में आमंत्रित किया। इनका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि मुझे यहाँ मालूम हुआ कि पिछले 8 सालों से ये मेला हर साल यहाँ पर लगता है। इसकी शुरुआत माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 8 साल पूर्व में की थी और वो काफ़ी रुचि लेते थे साहित्य में और प्रकाशन में, और उनके द्वारा बहुत प्रोत्साहन लेखकों को भी मिलता था और जो प्रकाशन करते हैं उनको भी मिलता था। तो उसी कड़ी में ये हर साल ओकार्ड के हमारे सचिन जी आते हैं और हर साल इस मेले का आयोजन करते हैं। इस बार इन्होंने रिज मैदान में इसका जो ये मेला लगाया है, उससे बहुत से हमारे टूरिस्टों ने भी फायदा उठाया। मैं एक दिन आई थी, मैंने देखा यहाँ कि बहुत सा टूरिस्ट हमारा आकर्षित हो रहा था। खातर में ये जो 3 हमारे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मैंने जाकर वहाँ पर अनुमान भी लगाया और लगता है कि आज के हालात को देखते, आज की परिस्थिति को देखते हुए अवश्य, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब भी सत्ता में रही जो काम किए हैं वो अस्मरणीय है। लोग अभी भी याद करते हैं कि ये सारा विकास का कार्य कांग्रेस के शासन में हुआ है। तो इन बातों को याद रखते हुए अवश्य कांग्रेस पार्टी को लोग अपना कीमती वोट देंगे और हमारी ये जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं इसमें अवश्य हमारे कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे। देहरा से मैम मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, मुख्यमंत्री को पत्नी को उतारना पड़ा चुनाव में। देहरा से लोकल कैंडिडेट नहीं मिल पाया आज तक। देखिए, बीजेपी को तो जब कुछ और नहीं मिलता तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। वो तो शी इज अ सिटीजन ऑफ दिस, शी कैन फाइट फ्रॉम एनीवेयर। ये क्या मतलब है बोलने का कि कोई और नहीं मिला तो धर्मपत्नी को उतार दिया? ठीक है, शी इज बेसिकली बेस्ड, उनका घर देहरा में था और उन्होंने बचपन अपना देहरा में बताया, तो इसलिए सभी का व्यू देखते हुए, सर्वे की रिपोर्ट देखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगा कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है तो उनको टिकट दिया गया।
हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर दोनों ही पार्टियों का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी की केएल ठाकुर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया है और कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। इसके साथ ही केएल ठाकुर के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री से जब से इस बात को पूछना चाहिए, नालागढ़ के लिए देने की बात तो बाद में करिए, पहले इस बात का हिसाब दीजिए जो नालागढ़ को दिया गया था वो छीना क्यों है, आपने पूछना चाहिए। और आज कांग्रेस के नेता यहां पर भाषण देने के लिए जहां जहां भी जा रहे हैं, इस बात के लिए कह रहे हैं कि केएल ठाकुर को आपने विधायक बना करके भेजा था। ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से आपके आजाद विधायक को जलील किया, परेशान किया, हमारी हर बात के लिए हाँ करते रहिए। एक चुना हुआ विधायक जो आपने भेजा था वो काम करने के लिए भेजा था। जब इन्होंने कहा कि मेरे नालागढ़ के कॉलेज को बहाल करो, बीडीओ का दफ्तर खोला था जयराम ठाकुर ने, उसको बहाल करो, हॉस्पिटल खोला था उसको बहाल करो, पीएससी खोली थी उनको बहाल करो, उनको बहाल करने से तो मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा निर्दलीय विधायक होकर के आपको समर्थन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जब इन्होंने समर्थन देना बंद कर दिया, उसके बाद इनके ऊपर जो है प्रताड़ित करने, इनको परेशान करना शुरू कर दिया। इनके परिवार के ऊपर, इनके ऊपर मामले दर्ज करने की कोशिशें हुई। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव 10 जुलाई को होने वाले हैं। इसी को लेकर पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और वोट की अपील भी कर रही हैं। इसी के चलते प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी नालागढ़ दौरे पर आए और उनकी ओर से कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। उन्होंने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों से बाबा हरदीप सिंह के लिए वोट की अपील की। आज मुझे जो है नालागढ़ विधानसभा में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हरदीप बाबा जी के प्रचार में मिलने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे प्रत्याशी ठाकुर रामलाल जी हम सब गांव-गांव जा रहे हैं। आज जो है पिछले 2-3 दिन से पहाड़ी क्षेत्र का दौरा है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोगों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव क्षेत्र में आज लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस विधायक को 5 साल के लिए विधानसभा में भेजा, ऐसी क्या परिस्थिति हुई, कैसी क्या मजबूरी हुई कि उसे 14 महीने बाद अपना त्याग पत्र देना पड़ा और पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है, इसको नालागढ़ की जनता जो है भली भांति जानती है। आज भाजपा के प्रत्याशी के प्रति जो है आज रोष है लोगों में। आज लोग जहां भाजपा के प्रत्याशी जा रहे हैं, लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बात पूछ रहे हैं कि उन्होंने नालागढ़ की जनता की भावनाओं के साथ और जो नालागढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया था और उसके साथ खिलवाड़ किया है। आज सबसे बड़ा प्रश्न जनता में ये है कि वे नालागढ़ का चुनाव क्यों हो रहा है। आज निर्दलीय के रूप में जो प्रत्याशी, अगर कांग्रेस पसंद नहीं थी, कांग्रेस सरकार पसंद नहीं थी, तो विपक्ष में बैठ करके भी वो कांग्रेस पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाद विरोध कर सकते थे। और मैं आज नालागढ़ की जनता को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन और पूरा सहयोग केएल ठाकुर जी को था। 14 महीने तक कांग्रेस पार्टी के जो एसोसिएट मेंबर के रूप में वो कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंगों में शामिल होते थे। हिमाचल प्रदेश चुनाव के आते आते सियासी गलियारों में भी गर्मी बढ़ गई है। दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी को लेकर सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर जमकर आरोप लगाया है। साथ ही राजेंद्र राणा ने इन तीनों उपचुनावों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। विधायक था तो भी इस तरीके से काम करता था, लोगों की सेवा होती थी और अभी जैसे पहले सेवा होती थी वैसे होगी। जिस दिन चुनाव का नतीजा आया 2 दिन बाद मैं लोगों के बीच में था, आज भी मैं लोगों के बीच में हूँ। आज भी मैं अपने क्षेत्र के जगह जगह मैं टूर पे निकला हूँ। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी लोग बताएंगे, जो मेरे करने की क्षमता होगी, मेरे अंदर जो ताकत होगी मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि सुजानपुर की जनता को हमेशा हमने परिवार की तरह रखा है। मैं उन लोगों के पास भी जाता हूँ, उनकी भी सेवा करता हूँ जो मेरा विरोध करते हैं और मैं उनकी भी सेवा करता हूँ जो मेरे सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैंने सबको एक नज़रिए से देखा है और आने वाले समय में
हम अपनी सेवा भाव को जो है इस तरीके से आगे आने वाले समय में बरकरार ज़्यादा लीड सुजानपुर से मुझे लगता है कि हम लोग लगभग 2400 वोटों से ये चुनाव जो है वो हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी हारी है। लगता है कि कार्यकर्ताओं ने तो पूरा प्रयास किया है और मेहनत के साथ काम किया है और मैं किसी पे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमी रह गई हो, हमारी सुजानपुर की जनता में कोई सेवा भाव में कोई कमी हो, आने वाले समय में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और कार्यकर्ताओं ने काम किया है और कुल मिला के ऐसा ही लगता है कि आदमी को पहले अपनी आत्मचिंतन करना चाहिए। हम आत्मचिंतन कर रहे हैं कि कहाँ कमी रही है, तो कमी हमारे अंदर ही होगी, कैंडिडेट के अंदर ही होती है कमी, दूसरे के अंदर कमी नहीं निकालनी चाहिए। जब हम लोग जीतते हैं तो कार्यकर्ता जताते हैं, जब हारते हैं तो खुद आदमी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। काट की हंडी बार बार नहीं चलती है। ये जो 6 उपचुनाव हुए हैं, झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से खोल के रखी, झूठे आरोप लगाए, झूठी बातें करी, झूठे वायदे किए, अब काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ी। जहाँ तक 3 उपचुनाव का प्रश्न है, ये तीनों उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और जिस तरीके से देहरा में झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। हमने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देहरा मेरे ससुराल है, बल्कि देहरा में नहीं, उनके ससुराल जिस्मा परागपुर में नशरुआ गाँव है, वहाँ पर है। तो ये और दूसरी बात कि शांता कुमार जी देश के सबसे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी और बड़ी निष्पक्ष जो है वो बात करते हैं, बेबाकी से बात रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी अपने चंबा जिले के पांगी दौरे पर है और पांगी से वापसी पर उन्होंने चंबा जिले के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल साजपास पर 3 किलोमीटर संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया है, जिस पर 7 से 8 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बता दें कि हर साल यहां 20 से 25 फीट आसपास में बर्फबारी होती है, जिसके चलते ये मार्ग बंद हो जाता है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है सुनिए। ये जो 7 से जो संपर्क सड़क हम एक अल्टरनेट रोड के लिए आज शिलान्यास किया है, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है इसको स्नो क्लियरेंस में बहुत समय लगता है, करीब जो है 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय लगता है और हर साल जो है हमें कोई 15 से 20 लाख रुपए इसके क्लियरेंस में लगता है और फिर इसको जो है अक्टूबर 15 के बाद बंद भी करना पड़ता है। अभी जो हमने एक अल्टरनेट रोड प्रपोज किया है जो 3 किलोमीटर के करीब है और कोई इसमें 7 से 8 करोड़ का एस्टिमेट खर्चा होगा। इसके बनने से ये होगा कि एक तो जो है स्नो क्लियरेंस जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगा और जो हर साल जो 20 लाख के करीब जो खर्चा होता है वो भी जो है घट के जो है कहीं 5-6 लाख के ऊपर आ जाएगा। तो लोगों को बहुत बड़ी सुविधा रहेगी और आने जाने में, आवाजाही में और ज़्यादा मतलब सुगम होगा। दूसरा जो शिलान्यास किया नीचे, इसी के नीचे जो है एक बूथ ग्राउंड के नाम से स्थल है जहां पानी को रोककर एक वहां पर जो है जन सुविधाएं देने की बात है ताकि टूरिज्म का यहाँ जो यात्री आते हैं हमारे उनके लिए एक वहां पर सुविधा हम जो है प्रदान करना चाहते हैं और साथ में इसका ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं। तो इसमें भी करीब 1.5 करोड़ का जो है लागत से खर्चा होना है। ये काम जो है हम इसी साल जो है इसको शुरू करेंगे। एक साथ में यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा, साज सेल्फी पॉइंट, आई लव साज के नाम से। करीब 11 लाख की लागत से हम इसको भी इस बार पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। बीते वर्ष प्रदेश में मानसून ने भयंकर आपदा मचाई थी। ऐसे में इस बार प्रदेश में सरकार और प्रशासन विपरीत परिस्थितियों के लिए अधिक सतर्क है। प्रदेश में मानसून को लेकर बीते 13 जून को मानसून और प्री मानसून को लेकर सभी महत्वपूर्ण विभागों की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अलर्ट मोड में सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। वहीं पर्यटकों से नदी नालों की तरफ न जाने की सलाह दी गई है। जो लोग जो खासकर तौर पे टूरिस्ट आते हैं,
चेतावनी बोर्ड होने के बावजूद भी, लोकल एडवाइजरी होने के बावजूद भी नदी नालों में जाते हैं या नहाते हैं या सेल्फी लेते हुए जो है उनके इस प्रकार से हादसे होते हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से आपके माध्यम से आग्रह है कि जो चेतावनी बोर्ड होते हैं या नदी नालों से अदरवाइज भी आप लोगों को थोड़ी उचित दूरी बना के रखनी चाहिए कि अगर डाउन स्ट्रीम है, चाहे ब्यास की बात ले ले, सतलुज की बात ले ले, किसी भी नदी नालों में हो सकता है कि जहाँ पे आप आनंद ले रहे हो, अटखेलियाँ कर रहे हो, वहाँ पे मौसम साफ हो, लेकिन अपर स्ट्रीम में कहीं भी बरसात में बारिश बरसात हो सकती है और फ्लैश फ्लड आ सकता है। तो इसमें इस तरह का दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो यही मेरी तरफ से सभी लोगों से आग्रह है कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। हमेशा ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको सतर्क करता है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये घटनाएं कहीं और होती हैं, हमारे साथ नहीं होती हैं। तो पिछले वर्ष के जो है जो घाव हैं अभी ताज़ा हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में भी एक चेतना का संचार हुआ है और उसको तहत रखते हुए प्रशासन के साथ मिलकर के ऐसे लोगों को उठाया भी जाएगा, मतलब उनको कहा जाएगा कि नदी नालों से दूर रहें और अपने आप में भी लोग इस तरह सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा किसी दुर्घटना की स्थिति के लिए एसडीआरएफ की टीम और टोयोटा, देखिए वो तो मैंने कहा है, मैन मटेरियल मशीनरी की जहाँ तक मैंने बात की है उसमें एनडीआरएफ की टुकड़ियाँ भी हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमने डिप्लॉय की है, एसडीआरएफ भी है और साथ में जिला प्रशासन जो है पुलिस और जो होम गार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों को भी तैयार रखता है। मौसम बदलते ही कई तरह की बीमारियां दस्तक देने लगती हैं, जिसमें बच्चों को तेज बुखार, खांसी, जुकाम, मम्स और चिकन पॉक्स अधिक हो रहा है। वहीं बच्चों का पेट अधिक खराब हो रहा है। ये बीमारियां ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बना रही हैं। बाल विशेषज्ञ जेपी बिष्ट ने एक बड़ी सलाह दी है कि बच्चों के खाने पीने का विशेष ख्याल रखें, बाहर का खाना और जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें। उन्होंने परिजनों को सलाह दी है कि 15 महीनों से बड़े बच्चों को वैक्सीन लगवाएं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बरकरार रहे। आजकल के सीज़न में हमारा जो एरिया बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़ परवाणू वाला एरिया है, उस एरिया में क्योंकि जो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी जो इस टाइम पे जो है और जो टेम्परेचर है ज़्यादा, है ना, वो दोनों चीज़ें ही कंड्यूसिव हैं फॉर मतलब मच्छर, एनोफिलीज मच्छर होता है, उसके पनपने के लिए वो दोनों ही चीज़ें इस सीज़न में ठीक होती हैं। तो उनसे फिर जो रोग होते हैं उस मच्छर के काटने से, जैसे कि डेंगू, मलेरिया वगैरह, तो वो रोग होने के चांसेस इन दिनों बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी यही होता है कि पानी को कहीं पर भी खड़ा न होने दें, और अगर पानी आपको स्टोर करना पड़ रहा है तो उसको 3 दिन से ज़्यादा स्टोर न करें प्रेफरेबली। कुल्लू के ग्राम पंचायत बराहार की सड़क बीते साल भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अभी तक सड़क को ठीक नहीं किया गया है, जिसके चलते खराब सड़क के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बराहार पंचायत के ग्रामीणों ने डीसी कुल्लू से मुलाकात की और सड़क को ठीक करने के लिए ज्ञापन भी सौंप दिया है। पंचायत के उपप्रधान जीत राम ने बताया है कि सड़क के डंगों का कार्य और मरम्मत बहुत ही धीमी गति से चलाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत कार्य को पूरा किया जाए ताकि बरसात में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हम सड़क के बारे में यहाँ डीसी महोदय से मिलने आए हैं, क्योंकि हमारी सड़क पिछले साल जो बरसात हुई थी उसमें सारी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, डंगे गिर गए हैं, नाली अमनी बनी है, रोड भी अभी बीच में गड्ढे पड़े हुए हैं और डंगे ना लगने के कारण मतलब कि रोड पूरा बंद है हमारा 10 किलोमीटर वाला। जो पीछे 6 किलोमीटर का जो निमाड़ का पैसा है वो 6 किलोमीटर का रोड थ्रू किया और जो आगे वाला जो कार्य है वो अभी तक बंद है, जो कि अब जो नेक्स्ट लगभग 11 महीने के बाद अब दूसरी बरसात भी स्टार्ट होने वाले बन ही होने वाला है। तो अभी तक विभाग की तरफ से विभाग ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, पैसे ना होने के कारण मतलब कि हमारा हम काम करने में असमर्थ है और काम आगे हमारा रुका हुआ है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, स्कूल के बच्चे स्कूल जाने में देरी हो रही है और घर जाने में भी लेट हो रहे हैं और साथ में लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं मिल रही है। तो इस
प्रदेश के एकमात्र प्राकृतिक रेणुका जी झील की सफाई को लेकर रेणुका सेवा समिति और वन्य प्राणी विभाग आमने सामने। रेणुका जी में आज रेणुका सेवा समिति से जुड़े दर्जनों लोगों ने वन्य प्राणी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इसके बाद सरकार को एक मांग पत्र भी भेज दिया है। बोल रहे कि लेक की सफाई करेंगे, झाड़ियाँ साफ करेंगे, इस तरह कुछ मुद्दा सामने आया है। तो जब मैंने इससे गो थ्रू किया, स्टडी किया इस चीज़ को, तो ये थोड़ा टाइम पहले हमने ही लोगों को पार्टिसिपेटरी अप्रोच के तहत इनवाइट किया था कि आप लोग आएँ और हमारे साथ विभाग जिस तरह से चाहता है तो लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए कि सफाई करेंगे। जो मानव निर्मित, जो मानव से जो मतलब हमारे द्वारा प्रोड्यूस्ड है, जो कचरा है, कोई प्लास्टिक है, बॉटल्स है, इस तरह की सफाई करें और सुंदर बनाए इस एरिया को। तो उसके तहत हमने लोगों को इनवाइट किया। शुरू में कुछ समय तक स्मूथ चलता रहा ये सब कुछ, पर थोड़ा समय बाद शायद लोगों को लगा कि जब हमारे को इसमें इन्वॉल्व कर ही दिया है तो भारी संख्या में आए। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 1999 में फाइनल नोटिफिकेशन इसका हुआ था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो इसके कुछ नियम है जिसके तहत हम इसमें एंट्री इस तरह से नहीं दे पाते हैं मासिस को। हिमाचल सिनेमा तब तक नहीं उभर सकता है जब तक यहाँ के स्थानीय विषयों पर फिल्में नहीं बनेंगी। हिमाचल को चाहिए कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता का सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए स्थानीय विषयों पर फिल्म बनाएं और इसके लिए प्रदेश की सरकारों को भी सहयोग करने की जरूरत है। ये सुझाव मंडी में कला एंटरटेनमेंट के बैनर तले जारी 4 दिवसीय हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुंबई से आए कलाकारों ने दिए। सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया हिमाचल आती है फिल्म बनाने और हिमाचल वाले ही बेचारे नहीं बना पाते हैं। तो ये बेचारापन हटाना चाहिए, हिमाचल वालों को फिल्म बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए कि यस, हमारे यहाँ की फिल्म बढ़िया है। टूरिज़्म एंड सिनेमा कुछ फंड देने चाहिए कि भाई तुम हिमाचल के हो, आओ यहाँ फिल्म बनाओ, यहाँ की कहानी पर फिल्म बनाओ। अभी देखिए आसाम के ऊपर एक फिल्म देखी हम लोगों ने, जाना तो सही वहाँ का कल्चर, टूरिज्म और बढ़ेगा। यहाँ के अपने सब्जेक्ट पे, लोकल सब्जेक्ट पे फिल्म बनाए। लोकल इज़ ग्लोबल। जो बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, तो सब वही बोलते हैं कि आपका क्या है। अगर हम उनकी नकल करेंगे तो जो कई बार बात हो चुकी है, जो उन्होंने नहीं देखी है तभी तो देखेंगे वो। अगर हम उन्हीं का सब्जेक्ट दिखाएंगे, उन्हीं की चीज़ दिखाएंगे तो क्यों देखेंगे। उनके पास बेस्ट ऑफ प्रोडक्शंस हैं, बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे जैसे कि अभी कल परसों एक फिल्म बनी थी, महाराष्ट्र से आके लोगों ने यहाँ हिमाचल के एक सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई थी, बड़ी अच्छी फिल्म है। तो अब वहाँ के लोगों ने यहाँ बनाया, तो आप अगर उसी पर बनाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होगा और आपको उसकी ज़्यादा डेप्थ होगी उस सब्जेक्ट की, और आप ज़्यादा रिसोर्सफुल होंगे। आप बनाएंगे तो ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी, उसमें रेलेवेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके अंदर का सब्जेक्ट है और आपकी समस्याएं, आप यहाँ के लोकल कन्फ्लिक्ट को, कोई लोकल इश्यूज़ को उठा के अगर कोई फिल्म बनाते हैं सब्जेक्ट को लेके, वो पूरे दुनिया में जाना जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।